बीए लीजिए, बीएससी लीजिए, बीकॉम लीजिए, कुछ भी डिग्री लीजिए, इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपके 10th में कितने परसेंट बने थे, इससे कोई भी मतलब नहीं कि आपके 12th में कितने परसेंट बने से, इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स में हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जीवन में हर किसी का सपना होता है कुछ बड़ा करना, किसी का डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना, किसी का आईएएस बनना, किसी का आईपीएस बनना। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो कि यूपीएससी के अधीन आती है, संघ लोक सेवा आयोग के अधीन परीक्षाएं आती है, उसको क्रैक करके आपको कलेक्टर बनना है, आईएएस मतलब बनना है, तो कैसे बनेंगे, ये सब कुछ बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, ये सर्विसेज हैं जो कि यूपीएससी के अधीन आती है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अधीन आती है। संघ लोक सेवा आयोग हर साल एग्जाम लेता है, परीक्षाएं लेता है, और उसके बाद जो उस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं उनका सिलेक्शन होता है, और रैंक के हिसाब से उनको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस प्रकार की सर्विस मिलती है। यूपीएससी में बहुत सारी सर्विसेज होती है। अगर आपको यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करनी है, आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, कुछ भी आपको यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपको 3 चरणों से, 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली एग्जाम होती है प्रीलिम्स एग्जाम। क्या? प्रीलिम्स। तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स क्रैक करनी पड़ेगी। आपने प्रीलिम्स को अच्छे से क्रैक कर लिया, आप उसके बाद क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस एग्जाम के लिए। जब आप मेंस एग्जाम भी अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हो, मेंस के बाद आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब कि इंटरव्यू होता है, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। इतना हो गया। देखिए, ये तो मेन 3 स्टेज होती है उसको क्रैक करने की। इसके आगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज कितनी चाहिए, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम कैसे होती है, देखिए यहाँ पे देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम जो है 2 होती है, और दोनों एग्जाम एक ही दिन होती है। प्रीलिम्स एग्जाम कितनी होती है? 2, और दोनों एग्जाम होती है एक ही दिन। तो सबसे पहली जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है, जो कि इसको पेपर 1 कहते हैं। पेपर 1 में 200 मार्क्स का होता है पेपर 1। इसके बाद उसको 2 घंटे मिलते हैं, पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं, और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 के 100 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में होते हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कितना मार्क्स कटता है? अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका मार्क्स कटेगा। या तो आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं तो छोड़ दीजिए, गलत किया तो आपका मार्क्स कटने वाला है। तो कितना कटेगा? 0.66। मतलब कि मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चंस गलत किया, 3 क्वेश्चंस गलत किया और 1 क्वेश्चन सही किया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। मतलब कि आप 3 क्वेश्चंस गलत कर दो और 1 क्वेश्चन सही कर दो, दोनों इक्वल हो जाएगा। उतना ही मार्क्स कटता है आपका। ठीक है, ये जो पेपर 1 होता है प्रीलिम्स का, ये होता है मेरिट रैंकिंग के हिसाब से। मतलब कि आपको पेपर 1 क्या होता है? मेरिट डिसाइड करता है कि आप इसके आगे लाइक आप मेंस में जाओगे कि नहीं जाओगे। मतलब एक तरह से मेरिट जो है ये डिसाइड करता है पेपर 1। तो पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है, देखिए, तो पेपर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स, जो देश में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, वो सब करंट अफेयर्स से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटी राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है आर्ट्स एंड कल्चर संबंधित, कि भाई आप भारत का कल्चर बताइए वगैरह। मतलब बहुत कुछ जो है ये प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ये सब कुछ होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ऑप्शन को सही करना आपको रहता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रीलिम्स का पेपर 1। अब पेपर 2 देखते हैं प्रीलिम्स का। तो जो पेपर 2 है उसको सी सेट भी कहते हैं। क्या? सी सेट। ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी 200 मतलब 2 घंटे होते हैं इसमें, लेकिन प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं 80 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं? 80 प्रश्न होते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती, कितनी होती है? इतनी, 0.66, इतनी ही नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें भी। ये जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। मतलब कि आपको इसमें कोई टॉप कुछ करना है नहीं, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है कि आप इसमें पास हो जाओ, बस 33% लाके आप इसमें पास हो जाओ।
तो 200 मार्क्स का पेपर 36% मतलब 66 नंबर। तो 200 में से आप अगर 66 नंबर ला लेते हो तो फिर आप क्या हो, इस एग्जाम के को क्वालिफाई कर जाते हो। पेपर 1 जो है वो आपको मेरिट डिसाइड करेगा, और पेपर 2 जो कि सी सेट है वो आपको सिर्फ निकालना है कि आपको जस्ट पास होना है, समझे। इसीलिए पेपर 1 क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2 से। अभी पेपर 2 मतलब सी सेट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए कंप्रीहेंशन मतलब इंग्लिश में जो पैसेज होते हैं 10th में हमको जो पैसेज पूछते थे उस प्रकार से, मतलब कि ये बेसिकली एक तो आपकी जो रीजनिंग होती है, आपकी सोचने की क्षमता होती है, तर्क क्षमता होती है, आपको इंग्लिश का कितना ज्ञान है, ये सब कुछ जो है इस पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो कंप्रीहेंशन जो है पूछा जाता है जो कि इंग्लिश का होता है। पैसेज टाइप में कम्युनिकेशन स्किल कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे ढंग से जो है कम्युनिकेट कर पाते हो। इसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग कि भाई लॉजिकल रीजनिंग मतलब उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जाएंगे, उसको आप सॉल्व करो। अगर 4 एप्पल है ये है, मतलब कुछ प्रकार के जो लॉजिकल रीजनिंग प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है एनालिटिकल एबिलिटी, इसके बाद है डिसीजन मेकिंग कि आप कितने अच्छे ढंग से जो है किसी प्रॉब्लम में अच्छा डिसीजन ले सकते हो, मतलब कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उस प्रॉब्लम में आप किस प्रकार से अपना फैसला मतलब लोगे, डिसीजन लोगे, वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी कि भाई आप जनरल आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आपकी जो जनरल मेंटल है वो कैसी है, ठीक है ना। इसके बाद है बेसिक न्यूमेरिकल मतलब कि मैथ्स के कुछ प्रकार के सवाल होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया क्या, विलियम्स जो कि पेपर 1 हो गया विलियम्स का, और विलियम्स का पेपर 2 हो गया। पेपर 1 जो होता है वो मेरिट आपकी डिसाइड करेगा, और पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके बेस पे आपकी मेरिट क्या होती है उसके बेस पे आप आगे जाओगे, ठीक है। एक बार आपका प्रीलिम्स निकलने के बाद फिर आता है मेंस। आपको मेंस जो है वो जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। मेंस में जितने भी पेपर होंगे वो 3 घंटे होंगे। पेपर टोटल 9 पेपर की संख्या होती है। मैं आपको बता दूं कौन कौन से 9 पेपर है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको सिर्फ उस पेपर में क्वालिफाई करना है 33% लाके। जो पहला होता है इंग्लिश का होता है, और दूसरा होता है किसी भी इंडियन लैंग्वेज का, भारतीय भाषा का, जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भारतीय भाषाएं दी हुई है उसमें से आप कोई भी भाषा ले सकते हो, चाहे हिंदी ले सकते हो, मराठी, गुजराती, जो आपको आती हो भारतीय भाषा वो इंडियन लैंग्वेज आप ले सकते हो। मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, आपको इंग्लिश का पेपर तो कंपलसरी देना ही पड़ेगा। इसके बाद है आप इंडियन लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो। ये जो है 300 मार्क्स का इंग्लिश का होता है और 300 मार्क्स का किसी भारतीय भाषा का पेपर होता है। टोटल 600 मार्क्स का होता है। इसके मार्क्स जो है वो जुड़ते नहीं हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको इसमें 66% मतलब 33% लाके जो है आपको इसमें क्वालिफाई कर जाना है, ठीक है। इसके बाद आता है ऐसे मतलब निबंध, जो कि 250 नंबर का होता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भागों में बांटा हुआ होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये आप जो माध्यम सेलेक्ट करोगे, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इंग्लिश मीडियम से दोगे तो इंग्लिश में निबंध लिखो, हिंदी मीडियम से दोगे तो हिंदी में निबंध लिखो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो सेक्शन ए में कुछ मुफ्त टाइप का जो निबंध होता है वो पूछा जाता है, और सेक्शन बी में कुछ अमुफ्त टाइप का निबंध जो है वो आपसे पूछा जाता है। दोनों मिला के 250 नंबर का होता है निबंध का, ठीक है। इसके बाद आता है जीएस के 4 पेपर, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। जीएस मतलब जनरल स्टडी, सामान्य जो पढ़ाई होती है वो, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन कह सकते हो इसको। जीएस 1 250 नंबर का, जीएस 2 250 नंबर का, जीएस 3 250 नंबर का, और जीएस 4 भी 250 नंबर का। इन पेपर में आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सभी प्रकार की जो है आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाता है इन 4 पेपर को मिला के। एथिक्स का मतलब सब कुछ है कि नहीं। इसके बाद आता है ऑप्शनल। आपको इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनने पड़ते हैं। पहला ऑप्शनल पेपर 1 जो है वो 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल में आप कोई एक सब्जेक्ट चुनते हो, मान लीजिए आपने हिंदी साहित्य चुना, तो हिंदी साहित्य ही पेपर 1 और पेपर 2 में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते, 2 सब्जेक्ट जो पहला नियम तो पहले गया, अभी नया नियम आया है कि आप कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल का ले सकते हो। जैसे हिंदी साहित्य ले लिया, फिर आप या मैथ ले लिया, हिंदी ले लिया, मतलब हिंदी साहित्य वो हो गया, मराठी साहित्य ले लिया, मतलब आप जितनी भाषा है 22 भाषा है, 22 भाषाओं का आप साहित्य ले सकते हो। इसके अलावा इतिहास, भूगोल,
मैथ, विज्ञान, कुछ भी ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको सब्जेक्ट पसंद हो वो आप ऑप्शनल में ले सकते हो। ठीक है, तो 2 ऑप्शनल के पेपर यहाँ पे हो जाएंगे। इन सबको देखिए, इसको अगर छोड़ दे, इसको छोड़ दे और इन सबको अगर मिलाएंगे तो टोटल 1750 मार्क्स का जो है पूरा आपका सिलेबस जो ये पेपर है वो हो जाएगा। तो मेंस एग्जाम जो है पूरा 1750 मार्क्स का हो जाएगा अगर इस क्वालिफाइंग नेचर को निकाल दे तो। अगर आपने मेंस एग्जाम एक बार निकाल लिया, आप मेंस एग्जाम में अच्छे से पास हो गए, आगे बढ़ गए, तो उसके बाद आपका सामना होता है पर्सनालिटी टेस्ट से, मतलब कि इंटरव्यू से। इंटरव्यू आपका लिया जाता है। इंटरव्यू किसी का आधा घंटा चलता है, किसी का 45 मिनट तक चलता है, जैसी कैंडिडेट उसके हिसाब से उसका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है 275 मार्क्स होता है और इन दोनों को मिलाकर टोटल हो जाता है 2025 मार्क्स, दोनों को मिला के हो जाता है। तो ये पूरा जो लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा तो उसमें 2025 मार्क्स में तो ये आपको मार्क्स मिलता है और इसी के बेस पे आपकी रैंक होती है। आपकी जो रैंक होगी, मान लीजिए आपकी जो रैंक है 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको IAS मिल सकता है कि नहीं। आपसे जब इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू से पहले आपको एक फॉर्म भराया जाएगा, उस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो कोई लिखेगा IAS, कोई मतलब आप लिख दिए IAS, फिर IAS, फिर IPS, जैसा आपको बनना है उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो IAS बनने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो बेसिकली आपको 100 के अंदर की रैंक आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप जाके IAS बन सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, SC ST से या OBC से हो तो मतलब थोड़ी कम में भी हो जाएगा, मतलब थोड़ी कम रैंक हो जाएगी तो उसमें भी आपको IAS मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बात होगी IAS कैसे बने। इसके लिए देखिए आपको ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो सीधी सी बात है, मतलब कि आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, मतलब आपका जो स्नातक है वो कंप्लीट होना चाहिए, पढ़ाई की यही क्वालिफिकेशन है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री। BA लीजिए, BSc लीजिए, BCom लीजिए, कुछ भी डिग्री लीजिए, इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपके 10th में कितने % बने थे, इससे कोई भी मतलब नहीं कि आपके 12th में कितने % बने से, इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स में हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको बस चाहिए तो ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके बाद आप IAS का मतलब UPSC का एग्जाम देने के लिए कैपेबल हो जाते हो। अगर आप 21 साल के हो, आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, आप एग्जाम दे सकते हो UPSC का। इसके बाद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हो, सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हो, जैसी आपकी क्षमता उस हिसाब से आप निकालते हो, तो उसके बाद आप IAS या आपको जो IPS, IFSS कुछ भी आप जो है अपनी जो पोस्ट ले सकते हो। ठीक है, एज ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं कि आपको 21 साल तो स्टार्टिंग एज है, आप लास्ट किस एज तक एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना। तो अगर आप जनरल या ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 32 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, 21 से लेकर 32 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। इसके बीच में आपको टोटल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। कितने अटेम्प्ट? 6 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप OBC से हो तो आपको 35 साल तक, मतलब 35 एज तक आपको एग्जाम दे सकते हो और इसी के बीच में आपको टोटल 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। कितने? 9 अटेम्प्ट। आप 9 बार कोशिश कीजिए, नहीं निकले तो नहीं निकले, निकले तो निकले। ठीक है ना। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 37 ईयर तक, मतलब 37 साल तक जो है, आप जब तक आप 37 साल के नहीं हो जाते, 37 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें आपका कोई अटेम्प्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जब तक आप 37 के नहीं हो जाते तब तक आप दे सकते हो, कितने भी हो जाए भले। ठीक है ना। अगर आप डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सन हो तो आपको 35 एज तक आप एग्जाम दे सकते हो और इसमें आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप 37 ईयर तक एग्जाम दे सकते हो और आपको इसमें 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर EWS, मतलब कि जो आर्थिक स्थिति जो नीचे होती है ना, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उस कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आप 42 साल तक एग्जाम दे सकते हो और इसके बीच में आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे देने के लिए। तो ये तो पूरी जानकारी थी UPSC की, आपको IAS कैसे बनना है, ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल चुकी है। कोई भी डाउट आप कमेंट कीजिए और मेरी भगवान से प्रार्थना है आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। आप उसके लिए अपने जी जान लगा के मेहनत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।